Hello students, this is 1.77. Find the acceleration of rod A and wedge B in the arrangement shown in figure if the ratio of mass of the wedge to that of the rod equals eta and the friction between all contact surfaces. So ये रॉड केवल वर्टिकल डायरेक्शन में चलने के लिए फ्री है। मान लीजिए रॉड कुछ इस तरीके का है, ये इन दोनों हॉरिजॉन्टल सपोर्ट्स के बीच में मूव कर रही है। यानी अगर कोई मतलब ये रॉड केवल वाई एक्सिस के अलोंग मूव करने के लिए फ्री है, एक्स एक्सिस के अलोंग ये ट्रेवल नहीं कर सकती है। और इस रॉड से मिलने वाले नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स के कंपोनेंट से ये ब्लॉक ग्राउंड में हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के अलोंग मूव करेगा। तो जो पिक्चर समझ में आ रही है इस डायग्राम के हिसाब से वो है कि वेज अगर ए एक्सेलरेशन से एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करेगा तो रॉड किसी पर्टिकुलर एक्सेलरेशन ए डैश से डाउनवर्ड मूव करेगा। सो दीज आर द एक्सेलरेशंस ऑफ रॉड एंड ब्लॉक। एक बार फिर समझें, क्वेश्चन है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ रॉड ए एंड दैट ऑफ द वेज बी इन द एलिमेंट शोन इन फिगर द रेशियो ऑफ मास टू द वेज इफ द रेशियो ऑफ मास ऑफ द वेज टू दैट ऑफ द रॉड इक्वल्स eta and the friction between all contact surface is negligible. So क्लियर कट कंसेप्ट कि अगर ये ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से अगर ये वेज एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करेगा तो रॉड ए डैश डायरेक्शन में मूव करेगी। अकॉर्डिंग टू डायग्राम इट इज क्लियर दैट दीस टू बॉडीज आर कंस्ट्रेन्ड टू मूव अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। ये दोनों हिंजेस रॉड के एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्सेस को जीरो करेंगे और ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन इस ब्लॉक के लिए वाई एक्सिस के अलोंग मोशन को जीरो करेगा। तो सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि अगर ये रॉड और ये वेज कांटेक्ट में है तो इनके कांटेक्ट में मेंटेन रहने के लिए इस एक्सेलरेशन ए और ए डैश में क्या कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो पहला कंसेप्ट सबसे पहले ये समझें कि कैसे हम ये जजमेंट कर सकते हैं कि ये वेज अगर ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है रॉड ए डैश से तो इनके बीच में क्या रिलेशन है, पहले ये समझना होगा। तो क्लियर समझे कि जब ये रॉड इस वेज पे डाउनवर्ड मूव करेगी तो वेज अलोंग एक्स एक्सिस शिफ्ट करेगा, लेकिन इन दोनों सरफेसेस का कांटेक्ट मेंटेन रहेगा। सो फॉर मेकिंग द कांटेक्ट मेंटेन इट इज नेसेसरी टू मेक एक्सेलरेशन इक्वल अलोंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ कांटेक्ट। क्योंकि अगर दो बॉडी एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर रही हैं लेकिन उनका कांटेक्ट मेंटेन है तो अलोंग द कांटेक्ट सरफेस उनमें रिलेटिव एक्सेलरेशन कंसीडर किया जा सकता है, बट परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस ऑफ कांटेक्ट देयर वुड बी नो एक्सेलरेशन। सो कंपेयर द एक्सेलरेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। द एक्सेलरेशन ऑफ वेज इज a in horizontal direction, so its component along perpendicular direction can be obtained by the help of this alpha. This angle is alpha, so definitely this will be 90 minus alpha, and if this is 90 minus alpha then this angle is 90, this is 90, so this is 90 minus alpha, so this will be 90 plus alpha and this will be 90 minus alpha. It means acceleration component along this direction is a cos 90 minus alpha. एक बार फिर समझे कैसे, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल 90 माइनस अल्फा होगा और ये दोनों एंगल 90 90 तो ये 90 प्लस अल्फा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में ये एंगल चारों का सम 360 होगा। ये 90 प्लस अल्फा तो ये 90 माइनस अल्फा, और अगर ये एंगल 90 माइनस अल्फा है तो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट perpendicular to the contact face it would be a cos 90 minus alpha. Similarly for this rod acceleration in vertical direction is a dash, along this direction acceleration is a dash, so its component along this normal can be obtained with the help of alpha. Again it is alpha, it is 90 minus alpha and this will be alpha. So acceleration component along this direction for this rod will be a dash cos alpha. And for making the contact maintained, for making a condition in which contact remains maintained, a cos alpha should be equal to a cos a dash cos alpha is equal to a cos 90 minus alpha. So a dash will be a cos 90 minus alpha is sin alpha, so it is a tan alpha. यानी क्लियरली समझे कि अगर ये रॉड इस वेज पर
डाउनवर्ड मूवमेंट ले रही है, तो जिस कांटेक्ट पे ये मेंटेन है उस कांटेक्ट के बने रहने के लिए जरूरी है कि रॉड और वेज के एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो इस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो इक्वेट हो जाए। सो एक्सेलरेशन कंपोनेंट ऑफ रॉड perpendicular to surface is a dash cos alpha, and that of the wedge perpendicular to contact surface is a cos 90 minus alpha. And for making the contact maintained, it is compulsory. ये बात ध्यान रखें कि कंस्ट्रेंट का एक कंसेप्ट ये भी है कि अगर दो बॉडी कांटेक्ट में रहते हुए मोशन करती हैं तो कांटेक्ट फेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उनका एक्सेलरेशन इक्वल होनी चाहिए। सो a dash is a tan alpha. This is the relation. Now simply we can obtain the free body diagram for the bodies. For rod, forces are the mass of the rod. एक बार इस डायग्राम को रीजनरेट करते हैं। इस रॉड के लिए the first force is mg, second is the normal reaction given by the wedge, and component of normal reaction are two components are there. This is the direction of n, so component will be this is alpha, so this will be alpha 90 minus alpha, and alpha in upward direction, so this upward component will be n cos alpha, or this is alpha and n sin alpha is this component. और जैसा बिल्कुल पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि n sin alpha कंपोनेंट बॉडी को बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कराने की कोशिश करेगा, लेकिन दो सरफेसेस के बीच में फिक्स्ड बॉडी कंस्ट्रेंड है कि वो y एक्सिस के अलोंग ही मोशन करे। तो एक फोर्स और बॉडी पे दिखा देते हैं। रिएक्शन प्रोवाइड बाय दिस हिंज, लेट दिस इज R1, सो फॉर मेकिंग द सक्सेसफुल मोशन अलोंग y एक्सिस ऑफ द बॉडी, द R1 प्रोवाइडेड बाय दिस हिंज विल बी इक्वल टू n sin, and for downward journey of body the equation will be mg minus n cos alpha is m into a dash. This is the first equation for motion of the body. Now for wedge, the force diagram will be this. This is the block. First is the force reaction by the ground, second is normal reaction opposition. जो normal reaction इस wedge ने rod को provide किया था, ये उसी का reaction है, and R is by ground. Weight of the body is eta mg. It is eta times heavier in comparison to the rod. It is given in the problem. So eta mg, R and n, these are the forces. Components of n will be this and that. Since this n is normal reaction by this, so definitely if n sin alpha is in the direction of negative x-axis for rod, then it would be n sin alpha in positive direction for this, क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर है। ऐसे ही इस n का कंपोनेंट n cos alpha ऊपर है, तो इस n का दूसरा कंपोनेंट n cos alpha वेज पर डाउनवर्ड होगा। तो इस वेज के y एक्सिस की डायरेक्शन में कंस्ट्रेंट रहने के लिए जरूरी है कि जो नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड से मिल रहा है वो इन दोनों फोर्सेस के सम के बराबर हो। लेकिन उसी क्वेश्चन के लिए हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि पहले भी हमने डिस्कस किया था नॉर्मल रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट इन द प्रॉब्लम वेयर देयर इज फ्रिक्शन, बट फ्रिक्शन इज नॉट देयर, सो इट इज नॉट, देयर इज नो नीड टू मेक द इक्वेशन r इक्वल टू n cos alpha plus eta mg. Only important equation will be n sin alpha is equal to eta m into a of the rod. This is the second equation. And what is our problem? It is we have to calculate the accelerations of rod A and wedge A dash. So solve these two equations for A and A dash. Now first A dash is a tan alpha. So put the value of A dash in first equation. It is a tan alpha. So first equation will become mg minus n cos alpha equal to m a tan alpha. This is the converted form of first equation. This A dash. We should put this A dash in this equation. तो A dash को put करने के बाद ये इक्वेशन हमें मिला है। अब इस इक्वेशन में हम अगर n cos alpha को सॉल्व करें तो ये बनेगा mg minus ma tan alpha. So this is the equation and this is the second equation. This is first. So on dividing these two equations, n will become cancelled. So tan alpha is eta ma upon this. M can also be cancelled. So eta a upon g minus a tan alpha. This is the equation. Now take this term in the left side, you will get g tan alpha minus a tan square alpha equal to eta times a, implies that g tan alpha divided by eta plus tan square alpha equal to, this is the acceleration of wedge in ground. Now for getting a dash, put the value of a. First in equation number 1 you would get a dash as a tan alpha
a tan alpha and the value of a is g tan alpha, so it is g tan alpha by eta plus tan square alpha into tan alpha. So we will get g tan square alpha upon eta plus tan square alpha, and on taking tan square alpha in third line you would get g by eta cot square alpha plus 1. This is acceleration A dash. So A dash of the body will be this and A is this. So acceleration of the wedge in ground is g tan alpha by eta plus tan square alpha, and that of the rod along vertical direction is g over eta cot square alpha plus 1. So these are the answers. अब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में इस वॉल्यूम आई रोडो में ऐसी प्रॉब्लम से स्टार्ट हुई है जिसमें हमें कंस्टेंट इक्वेशन भी क्रिएट करनी होगी। तो इस बात को ध्यान से समझें कि जब कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लिप होगी तो अलोंग सरफेस रिलेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो सकता है दोनों के बीच में, बट परपेंडिकुलर टू दैट कॉन्टैक्ट प्लेन यहाँ पर कोई रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। तो उसी कंसेप्ट के बेस पर हमने सॉल्व किया है। ये ए डैश है और ये वैल्यू